दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार पहले उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस चेंज से। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। कि भाई आपने इस बात को नोटिस किया है कि भाई जो आपकी क्लास के लड़के होते हैं, जो कई बार जो उनकी आवाज़ है वो थोड़ी क्रैक साउंड करती है, यानी कि थोड़ी भारी भारी यहाँ पे आपको सुनाई देती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लायरनेक्स बिगिंस टू ग्रो। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब आपका प्यूबर्टी का टाइम आता है तो जो आपका वॉइस बॉक्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और वो भी आपका ग्रो करता है। बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्सेस, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो वो बॉयज़ के वॉइस बॉक्सेस होते हैं वो थोड़े यहाँ पे बड़े हो जाते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड द एडम्स एप्पल। अब दोस्तों ये एडम्स एप्पल क्या है, मैं इसको आपको आगे इस पिक्चर में शो करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपको सभी को यही बताना चाहता है कि भाई जो बॉयज़ का वॉइस बॉक्स यहाँ पे ग्रो कर जाता है और फिर वो हमें दिखाई देता है आपकी थ्रोट के अंदर, उसको हम यहाँ पे एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। ये देखो कुछ ऐसा होता है आपका एडम्स एप्पल, और ये आपको ऐसे दिखाई देता है रियलिटी के अंदर, ठीक है। अब आपको मे भी ये बात क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब पीछे चलते हैं और आपको अगेन से बताते हैं। फिर कहता है, इन गर्ल्स द larynx इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जबकि जो आपकी लड़कियां होती हैं वहाँ पे जो आपका larynx होता है हम इसको बाहर से बहुत ईजिली नहीं देख सकते, और हमें मतलब इनका जो साइज़ होता है थोड़ा छोटा रहता है यहाँ पे। फिर बताता है, जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर्स बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। कि भाई जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज़ रहती है थोड़ी डीप रहती है, और जो गर्ल्स होती हैं जो उनकी पिच रहती है वो थोड़ी हाई रहती है। फिर बताता है, इन एडोलसेंट बॉयज़ समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकेम हॉर्सीज। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके एडोलसेंट बॉयज़ होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, जो मसल्स होती हैं बहुत बार काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। फिर जो उनकी वॉइस होती है थोड़ी और मतलब कि यहाँ पे भारी भारी और थोड़ी मतलब कि ज़्यादा हैवी और डीप हो जाती है। फिर बताता है, दिस स्टेट मे रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकेम नॉर्मल। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ दिनों तक यही स्टेट रहती है, फिर जाके ये आपकी नॉर्मल आती है, ठीक है। तो यही कुछ बात माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अभी तक बताना चाहता था। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे अब यहाँ पे जो बोजू है वो सोचता है, मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस नाउ आई नो वाई। कि भाई जो मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं उनकी जो वॉइस है काफ़ी हॉर्स है, अब मेरे को समझ में आई उनकी वॉइस ऐसी ऐसी क्यों है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि कहता है, इंस्टेड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड द सेबकेशियस ग्लैंड। तो चलो इसको भी आपको एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम आगे बढ़े। कहता है, ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड द सेबिकस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज। कि भाई आपका प्यूबर्टी के टाइम पे जो आपके स्वीट ग्लैंड्स होती हैं या फिर आपकी सेबिकस ग्लैंड होती हैं उनकी जो आपका इंक्रीज़ होता है, मतलब कि जो बॉडी के अंदर वो रिलीज़ होती हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। अब माय फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होती हैं, इस टाइम पे जो उनके फेस पे यार पिंपल्स आना या फिर आपकी जो फुंसियाँ आप बोलते हो या फिर एक्नी आना स्टार्ट हो जाती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो आपकी ये वाले ग्लैंड्स होती हैं ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर आपकी स्किन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज द स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये सारे ग्लैंड्स आपके सिक्रीट होते हैं आपकी डक्ट से, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड्स हो गया। इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे आपकी ब्लड के अंदर रिलीज करता है अपने हॉर्मोन्स को। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड द डक्टलेस ग्लैंड, और इसलिए गाइज हम इनको यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर चलो माय फ्रेंड्स आपको आगे बताता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, कि भाई जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे कहता है लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन यू शो सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमंस एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई पिछले वाला जो चैप्टर था वहाँ पे हमने शो किए थे आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे अब यही बता रहा है कि भाई प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि भाई जो मेल का पेनिस होता है उसकी टेस्टिस होती हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं। फिर बताते हैं दी टेस्ट इज़ ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और जो आपकी टेस्टिस होती हैं उस टाइम पे स्पर्म प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर देती हैं। इन गर्ल्स दी ओवेरीज इन लार्ज एंड दी एग्स बिगिन टू मैच्योर, और गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि जो भाई उनकी ओवेरीज का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में वो भी जो उनके एग्स होते हैं वो मैच्योर होना भी स्टार्ट कर देती हैं। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और जो वहाँ पे उनकी ओवरीज होती हैं वो एग्स को रिलीज़ करना भी स्टार्ट कर देती हैं जो कि मैच्योर होती है। फिर चलो माय फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कहते हैं रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी। कि भाई अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ में, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं एडोलसेंस इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। कि भाई यही वो टाइम होता है जब आपकी जो सोच है गाइज वो भी बदलना स्टार्ट हो जाती है, आप अलग तरीके से सोचने लगती हो। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर सो सेल्फ कॉन्शियस। यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं और साथ में अपनी चिंता करना भी स्टार्ट कर देती हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसीडरेबल टाइम थिंकिंग। अब यहाँ पे बताते हैं कि इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है, और ये फिर सोचने पे भी अपना मतलब कि बैठ के सोचते भी है कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं इनफैक्ट इट इज़ ऑफ्टन द टाइम इन वन लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, और यही आपका वो टाइम होता है जब हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है याद करने की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ बार क्या होता है कि जो एडोलसेंट होता है वो इनसिक्योर भी फील करने लगता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी के अंदर चेंज होती हैं उनको एक्सेप्ट करने में उसके माइंड को थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बट एज एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन अब माय फ्रेंड्स आप इन सब बातों को पहले ही जान चुके हैं, तो अब आपको इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिर कहते हैं दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये जो भी चेंजेस आपके अंदर हो रही हैं सारे हमारी बॉडी का एक नेचुरल पार्ट है, और ऐसा होता है सबके साथ में। बाकी चलो यार अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि आपको बताता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। कि भाई जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं वो क्या चीज़ रहती हैं और उनके अंदर क्या आपकी डेवलपमेंट यहाँ पे टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स एक बार इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं यू हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कि भाई आप क्लास 9 के अंदर इस बात को जान चुके हो कि भाई जो आपकी टेस्टिस होती हैं और ओवेरीज होती हैं ये दोनों आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड द ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन्स टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मोस्टैचेस एंड बियर्ड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बेसिकली होता क्या है कि प्यूबर्टी के टाइम पे ये तो आपकी ग्रो होते ही है, लेकिन गर्ल्स के अंदर क्या होता है जो उनकी ब्रेस्ट होती है आई मीन जो उनकी चेस्ट होती है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और सेकेंडली यहाँ पे बताते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनका जो फेस होता है वहाँ पे उनकी मूछें वगैरह और दाढ़ियाँ वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर कहते हैं एज these feature help to distinguish the male from the female, they are called the secondary sexual characters। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये फीचर हमें मतलब कि ईजिली बताने में हेल्प करते हैं कि भाई ये लड़का है या फिर ये लड़की है, और ये इसलिए हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर बताता है बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड आर द इन द रीजन अबोव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई होता क्या है कि जो बॉयज़ होते हैं उनके जो वहाँ पे चेस्ट होती है ना वहाँ पे हेयर आना भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, आई मीन बाल आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होती हैं उनकी जो अंडर आर्म्स होती हैं यानी कि भाई जो आपका शोल्डर के नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे भी आपके हेयर आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर बताते हैं कि जो आपका प्यूबिक एरिया होता है आई मीन
आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके जो ऊपर वाला आपका एरिया होता है गाइज, वहाँ पे भी आपके प्यूबिक एरिया बोलते हैं हम उसको, थाई के ऊपर वाला एरिया भी कह सकते हैं, वहाँ पे भी आपके हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं बोथ बोजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब जो पहेली और बोजो थे दोनों जानना चाहते हैं कि भाई जो ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि हमारी प्यूबर्टी के चेंजेस को स्टार्ट करती है। ठीक है, तो चलो इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे कहता है द चेंजेस विच ओकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, कि भाई जो भी हमारे चेंज होती हैं एडोलसेंस की एज में वो सबको हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करती हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। अब जो गाइज आपका हॉर्मोन्स होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस रहता है आपका। ठीक है, कहते हैं दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स और द इंडोक्राइन सिस्टम, और ये कहाँ से निकलते हैं आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर इंडोक्राइन सिस्टम से। फिर कहते हैं द मेल हॉर्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, कि भाई होता क्या है कि जो आपकी टेस्टिस होती हैं मेल्स के अंदर वो स्पर्म्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। कब स्टार्ट करती हैं, मतलब कि जब भाई उनकी प्यूबर्टी में वो मतलब कि आगे पैर रखते हैं, जब प्यूबर्टी की लाइफ के अंदर वो एंटर होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बताते हैं दिस कोज चेंज इन द बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड, फॉर एग्जांपल फॉर द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। और फिर वहीं से गाइस सारे चेंजेस आना आपके यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जैसे ही आपका मेल हार्मोन या फिर हम कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिलीज़ होना स्टार्ट होता है टेस्टिस के अंदर या फिर आप उनकी बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होता है कि भाई जो चेंज आना स्टार्ट होते हैं ना प्यूबर्टी के अंदर वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि उनके फेस के ऊपर बाल आना और जो भी हमने अभी पीछे स्टडी किया है। ठीक है, फिर कहता है वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवेरी बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और द एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब प्यूबर्टी एज गर्ल्स के अंदर आती है तो उनका कोई एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं। फिर उनकी गाइस जैसे ब्रेस्ट डेवलप होना या फिर जो बाकी चीज़ मैंने आपको पीछे बताए थे वो सारे स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड और दी मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड दी ब्रेस्ट, और यहाँ पे भाई जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं या फिर जो आपकी मिल्क सिक्रीशन यानी कि भाई जो आगे चल के मानो बेबी होगा तो उसको फीड कराने के लिए जब मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो यार उसके लिए आपकी मेमरी ग्लैंड्स भी गर्ल्स के अंदर यहाँ पे डेवलप होना उनकी ब्रेस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर कहती है द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हॉर्मोन सिक्रीट फ्रॉम द एन इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे जितने भी आपके हॉर्मोन्स निकलते हैं इन सभी हॉर्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपको यहाँ पे लिख के बता रखा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी हार्मोन्स की रिलीज को आपको कंट्रोल करेगा, फिर वो जो आपके हार्मोन्स निकलेंगे वो कंट्रोल करेंगे आपकी मैच्योरिटी को, आपकी प्यूबर्टी को। ठीक है, तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं और आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कि भाई जो आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं उनकी शुरुआत के अंदर जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है। चलो अब उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कहता है इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड द टारगेट साइट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो आपकी ब्लड की स्ट्रीम जो होती है उसके अंदर क्या करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है, छोड़ता है किसी एक जगह पे पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में। ठीक है, और जिस जगह पे पहुंचाना होता है उसको हम गाइस यहाँ पे बोल देते हैं टारगेट साइट। ठीक है, फिर कहता है टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन देयर आर मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड और द डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। अब यहाँ पे बताते हैं कि फिर वो जो टारगेट साइट होती है जैसे ही उसके पास में वो हार्मोन पहुँचता है तो वो रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, और आपको फिर आगे बताते हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। फिर बताता है द टेस्टिस एंड ओवेरी सेक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स, और जो आपकी टेस्टिस होती हैं और ओवेरीज होती हैं गाइस वो क्या करती हैं, सेक्स हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। फिर बताता है यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और आप अभी इस बात को यहाँ पे जान चुके हो कि भाई जो आपके ये फिर सेक्स हॉर्मोन्स निकलते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि भाई जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं उन सभी के लिए। ठीक है, और मे बी गाइज अब आप इन सभी टेक्निकल टर्म्स को यहाँ पे जान चुके हो तो बार बार मेरे को बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हॉर्मोन्स
फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप इस बात को भी जानते हो कि भाई जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती हैं। फिर कहते हैं द पिट्यूटरी क्रिएट्स मैनी हार्मोन्स, और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। वन ऑफ विच मेक द ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म्स इन द टेस्टिस। अब यहाँ पे कहते हैं उनमें से ही आपका एक हार्मोन्स होता है जो कि क्या करता है, आपकी टेस्टिस के अंदर आपके ओवा को मैच्योर करता है, और बॉयज़ के अंदर क्या करता है, जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स को बनाता है। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स आपको इस फिगर की हेल्प से कुछ बातें यहाँ पे समझाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। कि भाई जो आपका पिट्यूटरी होता है वो क्या करता है, उसकी वजह से ही जो आपकी ओवेरीज और टेस्टिस होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, फिर बताते हैं रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर वो क्या होता है कि भाई वो ब्लड के अंदर आप कैसे उसको रिलीज़ कर देती हैं, फिर वो आपका टारगेट साइड तक पहुंचता है। फिर यहाँ पे बताता है स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। फिर वो क्या करता है, टारगेट साइड पे पहुंच के आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको स्टार्ट करता है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे जो पहेली एंड बोझो होती हैं वो अब इस बात को समझ चुकी हैं कि भाई जो प्यूबर्टी होती है उसकी बिगनिंग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पीरियड में होती है, व्हेन वन बिकेम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और जब यहाँ पे कोई भी इतना कैपेबल हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है तो आगे चल के वो यहाँ पे फिर आपकी रुक जाती है। बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यू और इट एंड सम टाइम। कि भाई आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ये एक बार स्टार्ट तो हो चुकी है, क्या किसी टाइम पे जाके आपकी रुक भी जाएगी या फिर आगे ऐसे कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ठीक है, तो चलो अब गाइज इसके बारे में आपको बताते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। कि भाई जो हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं हमारी लाइफ के अंदर रिप्रोडक्टिव के कौन से फेसेस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है एडोलसेंट्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवेरी बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। कि भाई जब यहाँ पे उनके जो टेस्टिस और ओवेरीज होती हैं गैमेट्स को बनाना स्टार्ट कर देती हैं तो वो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके गैमेट्स को बनाने की क्षमता रहती है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। यानी कि इस ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा बनाते हैं, इस ज़्यादा का मतलब ये है कि भाई वो थोड़े लंबे टाइम तक बना पाते हैं। ठीक है, अब मानो कि भाई आपको यहाँ पे 60 तक पहुँचना है। ठीक है, अब जो फीमेल है गाइज वो यहाँ पे 60 तक बना रही है, लेकिन जो मेल है वो आगे तक भी बना रहे हैं। आई मीन वो 65-70 तक आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको बताना चाहता है। ठीक है, अब आगे बताता है इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी। और जो आपकी फीमेल्स होती हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 10 या फिर 12 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बताता है इन जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50। और यहाँ पे बताता है कि भाई तकरीबन आपका ये 45 से और 50 आई मीन 50 की एज तक इनका यहाँ पे रहता है। फिर बताते हैं दी ओवा बिगिन टू मैच्योर विद दी वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। और जो ओवा होता है गाइज वो क्या करता है, मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है जब वो प्यूबर्टी पे यहाँ पे फेज के अंदर जाती हैं। फिर बताते हैं वन ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। और ये आपका गाइज एक जो ओवम होता है वो आपका 28 से 30 दिन के अंदर मतलब कि एक बार ही वो क्या करा जाता है, रिलीज़ किया जाता है। During this period the wall of the uterus became thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begin to develop दिस रिजल्ट इन दी प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका ओवा होता है अब मानो वो फर्टिलाइज हो गया तो जो उसकी वॉल्स तैयार हो जाती हैं आपके यूटेरस की प्रेगनेंसी को लेने के लिए। अगर वो ओवा आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो आपका ऐसे ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर बताते हैं इफ़ फर्टिलाइजेशन डू नॉट ओकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकनेस्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। कि भाई होता है क्या है कि भाई अगर मानो आपका जो ओवा था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आपकी जो यूटेरस की वहाँ पे वॉल थी वो जो थोड़ी थिक हो गई थी वो भी साथ में, और आपका ओवा भी, और साथ में थोड़ा बहुत ब्लड, ये सारी चीज़ें आपकी बाहर निकल जाती हैं। फिर कहते हैं दिस कोज द ब्लीडिंग इन द वुमेन विच कॉल्ड
मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि भाई वहाँ पे ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को, और उसको गाइज वो यहाँ पे क्या कहती है, मेंस्ट्रुएशन बोल देती हैं। फिर कहते हैं मेंस्ट्रुएशन ओकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, और ये आपकी एक बार होती है मेंस्ट्रुएशन 28 से 30 दिन के अंदर अंदर। फिर कहते हैं द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म्ड द मेनार्की। अब यहाँ पे कहते हैं जो सबसे पहले आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो हमें प्यूबर्टी में देखने को मिलता है, और इसको हम यहाँ पे मेनार्की बोलते हैं। फिर कहते हैं एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, और यहाँ पे क्या हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो रुक जाती है। फिर कहते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज द मीनोपॉज, और जो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है इसको हम यहाँ पे कहते हैं मीनोपॉज। फिर कहते हैं इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। अब यहाँ पे कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है वो आपकी कभी कभी हो गई, मतलब कि थोड़ी इरेगुलर रहती है, लेकिन बाद में वो आपकी रेगुलर हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बताता है पहेली सेज दैट The reproductive life of a woman lasts from menarche to the menopause. Is she right? अब यहाँ पे पूछती हो पहेली आप सभी से कि भाई जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव आपकी लाइफ रहती है वो मिनार्की से आपकी मीनोपोज तक रहती है, क्या है वो सही कह रही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। फिर आगे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब यहाँ पे जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको हॉर्मोन्स गाइज यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। दिस साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग, इज इट्स रिलीज, थिकिंग ऑफ द यूरिन वॉल एंड द ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड रहती हैं, आपके एग का मैच्योर होना, और साथ में जो आपकी वॉल थिक हो चुकी हैं यूटीरस की, उन सभी का ब्रेक डाउन होना, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो सभी का बाहर निकलना, ठीक है। फिर कहते हैं इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स इम्बेडेड इन द यूटीरस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन द चैप्टर 9। और बाकी कुछ बातें आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी गाइज यहाँ पे जान चुके हो, ठीक है। तो चलो यार गाइज अब आपको आगे बताते हैं हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कि भाई हम किसी भी बच्चे के सेक्स को कैसे यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहेली है वो कहती है आई हियर्ड माई मदर एंड माई आंटी टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, कि भाई मेरी मम्मी और जो मेरी आंटी थी ना वो बैठ के बातें कर रही थी कि जो मेरा कज़न है ना उसको अभी एक बेबी होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल, वो दोनों बैठ के बातें कर रही थी उसको लड़का होगा या लड़की होगा। आई वंडर वट मेक द फर्टिलाइज एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। तो तभी जो पहेली होती है वो चिंता में चली जाती है कि भाई मैं मतलब किस बात को सोच के हैरान हूँ कि जो फर्टिलाइज एग है वो लड़का बनता है लड़की, हमें कैसे पता चलता है इस बात का, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे। आज के पार्ट के अंदर इतना ही, और इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर यार जरूर से कर देना, जिससे कि उनको भी घर बैठे बैठे नॉलेज मिल पाए और उनकी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नॉलेज आपको इससे मिली है तो इसको लाइक कर दो, वरना आपकी मर्जी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।